नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। लोन की ईएमआई हो या क्रेडिट कार्ड का बकाया, अगर वक्त पर नहीं चुकाते हैं तो भविष्य में ये आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि पेमेंट में देरी से आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ता है और आगे लोन या क्रेडिट कार्ड मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या है ये क्रेडिट स्कोर का चक्कर? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे साथ है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सिविल की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कंज्यूमर रिलेशन हर्षला चंदोरकर। आपका स्वागत है हर्षला योर मनी पर। धन्यवाद। और योर मनी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं आज क्या खास है। क्या ढेर सारे क्रेडिट कार्ड बिगाड़ सकते हैं आपका क्रेडिट स्कोर? सेटलमेंट करने पर आपके क्रेडिट स्कोर पर क्या असर पड़ता है? क्या क्रेडिट स्कोर नहीं होने पर लोन मिलने में होगी मुश्किल? क्या बार बार बैंक के पास जाकर लोन के बारे में पूछताछ करने से भी बिगड़ता है क्रेडिट स्कोर? क्रेडिट हिस्ट्री खराब है तो कैसे सुधारें स्कोर? चलिए इन्हीं सब मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन हर्षला, सबसे पहले समझना चाहते हैं कि क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट हिस्ट्री होती क्या है, क्योंकि यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री भी होती है, क्रेडिट स्कोर करके कुछ रेटिंग्स भी दी जाती है। तो हर्षला, ये समझाइए कि क्रेडिट स्कोर सबसे पहले तो कैसे मेंटेन किया जाता है, कौन मेंटेन करता है? सिविल अगर क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करता है तो उसके मायने क्या है, किन किन तर्ज पे आप ये सब करते हैं? जी कविता, आपने जो सवाल किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोगों को पता नहीं है कि अगर उन्होंने लोन्स ली है, क्रेडिट कार्ड्स ली है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन एक क्रेडिट ब्यूरो सिबिल के पास जाता है। तो हमारे जो सदस्य हैं, 950 से अधिक हमारे सदस्य हैं, ये बैंक्स और वित्तीय संस्थाएं हैं। ये हमें हर महीने जिन कर्जदारों ने लोन्स लिए हैं, क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं, उनकी जानकारी हमें दे देते हैं। उन्होंने किस प्रकार का लोन लिया है, वो लोन्स में पेमेंट्स कैसी हो रही हैं, डिफ़ॉल्ट्स हैं नहीं हैं, लोन अगर क्लोज किए हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वो हमें हर महीने देती है। और ये इन्फॉर्मेशन सब इकट्ठा करके एक क्रेडिट रिपोर्ट बनता है और वो क्रेडिट रिपोर्ट के हिसाब से क्रेडिट स्कोर बनता है। वो क्रेडिट रिपोर्ट में क्या इन्फॉर्मेशन है उसको कोलेट करके एक क्रेडिट स्कोर बनता है। तो क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट नंबर है, 300 से 900 है, और जितना अधिक आपका क्रेडिट स्कोर उतना आपकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी मानी जाती है। बिल्कुल, और उसी लिहाज से आप आगे चल के क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आपकी क्रेडिट स्कोरिंग अच्छी हो तो। जी बिल्कुल। शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ, और यहाँ पर हमारे साथ सबसे पहले कॉलर जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, मयंक मिश्रा। मयंक नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मयंक, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मयंक, यहाँ पर लगता उन्हें हमारी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन उनका सवाल हमारे पास है यहाँ पर हर्षला। 2007 में एचडीएफसी बैंक के साथ इन्होंने क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट किया था और उसके बाद उन्होंने 2008 में पूरा बकाया चुकाकर जो है अपना अकाउंट बंद कर दिया एचडीएफसी के साथ। उसके बाद 2008 में बकाया और फाइन भरकर एचएसबीसी का जो क्रेडिट कार्ड था वो भी इन्होंने बंद कर दिया। और एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन भी लिया था, जिसकी कुछ ईएमआई ये चुकाना जो है भूल गए थे, देरी हो गई थी, जिसकी वजह से जो है इन्हें काफ़ी कुछ परेशानियां उठानी पड़ी। लेकिन 2009 में पूरा लोन इन्होंने चुकता कर दिया और अपना अकाउंट भी बंद कर दिया। तो बेसिकली 3 गलतियां हैं इनकी, जिसकी वजह से इनका जो है क्रेडिट स्कोर यहाँ पर बिगड़ा है। अब ये जानना चाहते हैं कि 2009 से लेके अब तक ये लगातार पेमेंट कर रहे हैं बिना चूके, बिना किसी डिले के, फिर भी इनका क्रेडिट स्कोर सुधर नहीं रहा है। तो जानना चाहते हैं कि गलतियां हुई हैं, मानते हैं गलतियां हुई हैं, लेकिन अब स्कोर सुधर क्यों नहीं रहा है, ये जानना चाहते हैं आपसे। जी कविता, आपने जो मयंक की समस्या हमें बताई, वैसी सिमिलर समस्याएं बहुत सारे ग्राहकों को, बहुत सारे कंज्यूमर्स को है कि 3-4 साल पहले मैंने अपने जो भुगतान है वो नहीं किया है, और अब क्या कर सकते हैं? क्या हम हमारा क्रेडिट हिस्ट्री सुधार सकते हैं? उससे क्या क्रेडिट स्कोर भी सुधरेगा?
तो मैं पहले तो ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने अपने पेमेंट्स नहीं किए हैं पहले, तो आगे चल के आप अपने पेमेंट्स रेगुलरली कीजिए। एक अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड कीजिए, उससे अपना क्रेडिट स्कोर भी सुधरेगा, आपकी पॉजिटिव हिस्ट्री भी बनेगी, और बैंक्स भी आपको फेवरेबली देखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टाइमली पेमेंट्स हो। आपने 2008, जैसे आपने मयांक का एग्जाम्पल लिया कि 2008-2009 में उन्होंने पेमेंट्स नहीं की थी, बट आगे चल के 2009 से उन्होंने पेमेंट्स रेगुलरली की है, कोई भी भुगतान उन्होंने मिस नहीं किया है, तो उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हुई होगी और उनका स्कोर भी ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन अब तक जो इन्होंने रिपोर्ट मांगी है अपने बैंक से, जो क्रेडिट स्कोर की रिपोर्ट मांगी है, उसमें इनकी स्कोरिंग अभी भी सुधर नहीं रही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने महीने की स्कोरिंग, कितने महीनों की क्रेडिट हिस्ट्री का ट्रैक रखता है सिबिल, और कब से जो है रिपोर्ट में सुधार दिखाई देता है, स्कोरिंग में सुधार दिखाई देता है? तो सिबिल में जो इन्फॉर्मेशन है वो 36 मंथ्स, 36 महीने की क्रेडिट हिस्ट्री, पिछले 36 मंथ्स की 36 महीने की क्रेडिट हिस्ट्री दिखाई दी जाती है। अगर लोन क्लोज किया है तो वो इन्फॉर्मेशन भी आती है। अगर नए लोन्स अगर उन्होंने ओपन किए हैं तो वो इन्फॉर्मेशन भी आती है। पर जैसे मयंक का आपने एग्जाम्पल दिया, 2008-2009 में उनकी क्रेडिट रिपोर्ट में डिफॉल्ट दिखाई दी होगी, सेटलमेंट भी आपने बताया कि एक लोन में उन्होंने सेटलमेंट भी की है, तो वो भी रिफ्लेक्ट होगा क्रेडिट रिपोर्ट में। पर 2009 से 2013 तक अगर उन्होंने रेगुलर पेमेंट्स किए हैं, उनके अन्य जो लोन्स है या क्रेडिट कार्ड्स है, अगर उन्होंने रेगुलर पेमेंट की है तो उनका क्रेडिट स्कोर ज़रूर सुधरा होगा। तो मैं मयंक या ऐसे ही कंज्यूमर्स को सलाह दूंगी कि अपना खुद क्रेडिट स्कोर एक्सेस करे, क्रेडिट रिपोर्ट एक्सेस करे, देखे क्या है अपना रिपोर्ट में, क्या इन्फॉर्मेशन है और स्कोर क्या है आपका। तो जब आप आगे चल के बैंक को अप्लाई करेंगे लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए, वो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं। लेकिन अब मयंक को क्या करना चाहिए? क्या इन्हें बैंक के पास वापस जाना चाहिए, या सिबिल के जरिए वो कुछ कर सकते हैं जिससे उनकी स्कोरिंग सुधरे, या उन्हें पता चले कि क्यों डिले हो रहा है इतनी स्कोरिंग सुधारने में? पहले तो मयंक को अपना खुद का क्रेडिट रिपोर्ट और स्कोर खरीदना चाहिए। ये बहुत आसान तरीका है, सिबिल के वेबसाइट पे जाके 3 सिंपल स्टेप्स है। पहले तो अपना फॉर्म भर दीजिए, फिर पेमेंट कर दीजिए, फिर ऑथेंटिकेशन की जैसे कि सिबिल को पता चले कि मयंक ही है जिनको अपना खुद का रिपोर्ट चाहिए, तो ये 3 आसान स्टेप्स करके अपना क्रेडिट रिपोर्ट और स्कोर ले ले। जैसे एग्जांपल में आपने बताया कि 2008-2009 में डिफॉल्ट्स थे, पर उसके बाद उन्होंने अपने सारे जो EMIs है, सारे जो पेमेंट्स है वो समय पे किए हैं, तो उनका क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री डेफिनेटली इम्प्रूव हुई होगी, और फिर वो बैंक को जाके दिखा सकते हैं कि मेरा क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव हुआ है और क्रेडिट रिपोर्ट भी मेरी इम्प्रूव हुई है। चलिए, तो मयंक, जो आपको सिबिल के जरिए यहाँ पे सलाह दी जा रही है, हर्षला के जरिए जो आपको सलाह दी जा रही है, वो ये है कि जल्द से जल्द जो है आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट मंगाइए, सिबिल की वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कीजिए उस रिपोर्ट के लिए, और उसके बाद वो रिपोर्ट जाके आप बैंक को दिखाइए, और उसके बाद आपको शायद कोई क्रेडिट कार्ड या लोन मिलने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपको बहुत दिक्कत हो रही है, तो 2009 से लेके अब तक जो आप लगातार अपनी पेमेंट कर रहे हैं, उससे ज़रूर आपकी जो स्कोरिंग है उसमें कुछ ना कुछ सुधार आया होगा। इसी के साथ योर मनी की इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आज बात हो रही है आपके क्रेडिट स्कोर्स की, और आपके सवालों के जवाब दे रही हैं सिबिल की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कंज्यूमर रिलेशन हर्षला चंदोरकर। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। यहाँ पर हैदराबाद से प्रसून चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार प्रसून, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार। मैंने आपको 2-3 सवाल बेसिकली थे मेरे। एक तो पहला सवाल था सिबिल से ही रिलेटेड था। मतलब मेरी रिपोर्ट में ये जो मेरा नाम है वो हमेशा गलत होके आता है। मैंने 1-2 बार उन्हें लिखा भी और उनका रिप्लाई भी आया, फिर वो करेक्ट भी हुआ, लेकिन फिर अगली बार फिर कुछ और करके आ जाता है, और अगर मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि कुछ डेटाबेस में हमारे एरर था इसलिए हो गया, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो एक तो मेरा ये था कि इसको कैसे सही तरीके से करेक्ट किया जाए कि हर बार मेरा सही नेम आए उसमें। ठीक है।
और दूसरा था कि मेरा एक HDFC का कार्ड का बहुत पहले मैं यूज करता था, वो अब यूज नहीं करता हूँ। लेकिन उसको मैंने क्लोज करा दिया था, शायद वो पर्सनल लोन का क्रेडिट कार्ड था, लेकिन वो क्लोज हो चुका है। अच्छा। बट वो स्टिल वहाँ पे दिखा रहा है, उसमें बैलेंस तो कुछ भी नहीं है, बैलेंस उसमें 0 है, लेकिन स्टेटस उसका एक्टिव है। तो जनरली हर एक क्रेडिट कार्ड का वो क्लोजर डेट लिखा रहता है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा। उसमें अभी भी दिखा रहा है कि लास्ट जो है वो 31 को रिपोर्ट किया गया। क्या आपने बैंक के पास जाके चेक करने की कोशिश की? हाँ, मैंने बैंक को ईमेल लिखा। हाँ। और उन्होंने फिर मुझे रिप्लाई किया कि जब आप अगली बार क्रेडिट ऐसा मंगाएंगे तो उसमें हमने अपडेट कर दिया है, तो अपडेट होने में 15 डेज का टाइम लगता है, तो प्लीज आप 15 डेज के बाद अपना रिपोर्ट मंगवाइए। तो मैंने 15 डेज के बाद तो नहीं, लेकिन मैंने 4 मंथ के बाद मंगवाया था, लेकिन अभी भी उसमें वही प्रॉब्लम है। ठीक है, आपका अगला सवाल। और थर्ड क्वेश्चन मेरा ये था कि बार बार लोग ऐसा कहते हैं, सुनने में आता है कि अगर आप बार बार ऐसे बैंक्स में अप्लाई करते हैं तो उससे आपका सिबिल स्कोर बढ़ता है, लेकिन मुझे ये जानना है कि अगर ऐसा नहीं करें तो फिर उपाय क्या है, क्योंकि ऑफर जानने के लिए तो मुझे अप्लाई करना ही पड़ेगा, और बैंक बिना लॉग इन किए हुए तो मुझे बताएंगे नहीं कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या है। तो एक कस्टमर के पास क्या ऑफर है, क्या ऑप्शंस है कि बिना सिबिल स्कोर घटाए वो लोन के लिए अप्लाई कर सके? बिल्कुल बिल्कुल, आपके तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर हम हर्षला से लेंगे। हर्षला, एक एक करके जाते हैं। सबसे पहला जो इनका सवाल है, इनके नाम की जो मिस्टेक है वो अभी तक करेक्ट नहीं हुई है, और इनके कंप्लेन करने के बावजूद भी जो इनकी क्रेडिट स्कोर की जो रिपोर्ट आती है उसमें उनका गलत नाम ही आ रहा है। तो ये कहाँ पर डिले हो रहा है सिबिल की तरफ से, और या क्या उन्हें बैंक के पास जाना चाहिए, या किस तरह से इनकी प्रॉब्लम को हम सुलझा सकते हैं यहाँ पर? जी कविता, प्रसून जी, पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये क्रेडिट रिपोर्ट तैयार कैसे होता है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे जो सारे सदस्य हैं, 950 से अधिक जो सिबिल के सदस्य हैं, वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन देती है। अपने जो लोन्स लिए हैं, क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन देती है। उसके साथ ही वो बोरोवर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, पैन क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, ये सारी आइडेंटिफायर इन्फॉर्मेशन भी हमें बैंक देती है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट जो एक लॉ है, क्रेडिट ब्यूरोज को गवर्न करता है, उस लॉ के हिसाब से हम जो बैंक से इन्फॉर्मेशन आती है वो सिबिल बिना बैंक के कंफर्मेशन से चेंज नहीं कर सकती। तो हमें कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन में गलती है तो हमें बैंक के पास जाना पड़ता है, और बैंक जब हमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे देती है तो वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। तो जैसे प्रसून जी ने बताया कि उनका नाम गलत आ रहा है, पहली बार चेंज करके हो गया जो हमने करेक्शन किया, पर अगर हर महीने बैंक से डेटा आता है तो अगले महीने वापस जो डेटा आया वो वापस अगर गलत इन्फॉर्मेशन देके डेटा आया तो हमारे डेटाबेस में वही अपडेशन हो जाएगी। तो यही हुआ होगा प्रसून जी के क्रेडिट रिपोर्ट में। यहाँ पूछ लेते हैं प्रसून जी से। प्रसून जी, क्या आपने अपने बैंक रिकॉर्ड्स में जाके कोशिश की चेक करने की, कहीं उसमें तो आपके नाम में कहीं गड़बड़ी नहीं थी जिसके चलते ये अभी तक सुधर नहीं रहा है? नहीं, मैंने 2 बैंक अकाउंट हैं और 2-3 क्रेडिट कार्ड है, तो सभी में मेरा नाम करेक्ट है, बिकॉज स्टेटमेंट तो हर महीने आता है मेरे पास, तो उसमें हर मंथ सही आ रहा है। बिल्कुल। आपने लास्ट रिपोर्ट कब मंगाई थी अपनी? 13 मई। अभी अभी हाल ही में मतलब? हाँ बिल्कुल। उसमें भी आपका नाम गलत है कि उसमें ठीक आया है? नहीं, उसमें गलत है, बीच में करेक्ट हो गया था, 2 बार सही रहा, फिर से करेक्ट हो गया। तो अब क्या किया जाए यहाँ पर? तो ये किसी बैंक ने ही अपडेट किया होगा, क्योंकि सिबिल इंफॉर्मेशन सारा जो बैंक से आती है वही अपडेट करती है। सिबिल अपने आप कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं करती है, तो किसी बैंक ने ही ये इन्फॉर्मेशन भेजा होगा। तो प्रसून जी, मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप एक बार वापस डिस्प्यूट रेज कीजिए, हम वो बैंक से वापस चेक करेंगे कि किसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें आप जो बोल रहे हैं एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स है उनके नाम में, और ये वापस करेक्शन कर देंगे। और चूंकि ये बार बार हो रहा है, हम वो बैंक का नाम प्रसून जी को भी बताए कि वो भी अगर वो बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करे और हमें जो मंथली इन्फॉर्मेशन आती है अगर वो करेक्ट होके आए तो ये बार बार समस्या नहीं होगी। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इनके अगले सवाल की ओर, जहाँ पे ये HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पर जिन्होंने लोन लिया था और सब कुछ पूरा अपना बकाया जो है उन्होंने चुका दिया था, लेकिन उसके बाद भी अभी भी वो अकाउंट जो है एक्टिव दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो उनकी स्कोरिंग पर भी रिफ्लेक्ट करेगा? जी, तो इसमें जैसे प्रसून जी ने बताया था कि उनका जो करंट बैलेंस है वो 0 बता रहा है, पर जो डेट क्लोज्ड जो एक फील्ड है क्रेडिट रिपोर्ट में वो दर्शाई नहीं गई है। तो बैंक को हमें वो डेट क्लोज्ड फील्ड भर के देनी
पड़ेगी, उससे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्रेडिट रिपोर्ट में कि ये अकाउंट जीरो बैलेंस तो ऑलरेडी दिख रहा है पर डेट क्लोज अपडेट नहीं हुआ है, तो इससे ऐसे लगता है कि अकाउंट ओपन है, एक्टिव है। तो अगर ये डेट क्लोज अगर आ जाती है तो उनका क्रेडिट रिपोर्ट कंप्लीट और अपडेटेड हो जाएगा और वो अकाउंट भी एक्टिव नहीं दिखेगा। तो इसके लिए भी उनको डिस्प्यूट रेज करना पड़ेगा सिबिल के वेबसाइट पे, और फिर हम बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और वो अकाउंट अपडेशन कर देंगे। अगला सवाल इनका लेते हैं, जो कि इनके जरिए कई दर्शकों को भी आई एम श्योर ये सवाल पूछना होगा कि अगर हम किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सिर्फ क्या एप्लीकेशन से ही आपकी स्कोरिंग बिगड़नी शुरू हो जाती है, सिर्फ पूछताछ करने से ही असर पड़ने लगता है या क्रेडिट स्कोरिंग पे कैसे ये काम होता है? आपने बिल्कुल सही पूछा। जब किसी को भी लोन लेना है तो वो 3-4 बैंकों के पास जरूर जाएगा पूछने के लिए कि क्या मुझे कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, क्या प्रोसेसिंग फीस है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। तो हर एक, मैं भी अगर किसी लोन के लिए अप्लाई करूंगी तो 3-4 बैंकों से जरूर पूछेगी। तो बैंक कब क्रेडिट रिपोर्ट एक्सेस करता है? जब हम एप्लीकेशन देते हैं, बैंक को प्रोसेसिंग फीस देते हैं, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, तो बैंक क्रेडिट रिपोर्ट एक्सेस करता है और इंक्वायरी होती है। जैसे मुझे सिर्फ जानकारी लेनी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्रोसेसिंग फीस कितने हैं, बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ये इन्फॉर्मेशन बैंक के वेबसाइट पे भी अवेलेबल होती है। ये दूसरे बैंक्स की जो शाखाएं हैं उधर वहां पे भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो ये ब्राउजिंग से और पूछने से स्कोरिंग पे असर नहीं होता है। अगर आप कोई फॉर्म भर के देते हैं, अप्लाई करते हैं बकायदा, तब आपकी स्कोरिंग पर यहाँ पर असर पड़ता है। जी, जब आप अप्लाई करते हैं तो बैंक सिबिल के पास आपकी रिपोर्ट और स्कोर चेक करते हैं, और जब ये चेक करते हैं तो सिबिल के रिपोर्ट में एक इंक्वायरी आती है। अच्छा। और वो इंक्वायरी में ये इन्फॉर्मेशन आती है कि आपने ये बैंक के लिए अप्लाई किया था, लोन के लिए, और ये अमाउंट के लिए अप्लाई किया था। तो इंक्वायरीज जब क्रेडिट रिपोर्ट में आती है तो स्कोर पे उसका इम्पैक्ट होता है, वो दिखाई देता है। जी बिल्कुल, अगली स्कोरिंग में। यस, पर ये मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि जो इंक्वायरीज का असर होता है वो बिल्कुल न्यूनतम होता है। अच्छा। बहुत ज्यादा नहीं होता है, और जब लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी वजह से। हाँ। चलिए, तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं प्रसून जी आपको अपने तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। और फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। प्योर मनी में हमारा फोकस आज म्यूचुअल फंड्स पर है और सवालों के जवाब दे रहे हैं नीलसन डिसूजा। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। सुशील कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार सुशील, अपना सवाल पूछें। मैडम, मेरा सवाल है कि मुझे कुछ करीबन 5-6 हज़ार रुपए मंथली इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में। तो कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए बेस्ट रहेगा? और कितने दिनों तक आप ये निवेश करना चाहते हैं? कोई टाइम होराइजन है? लॉन्ग टर्म के लिए करना है मैडम मुझे। लॉन्ग टर्म के लिए? 10-15 साल के लिए कंटिन्यू। आपकी जो डिटेल्स हमारे पास है उसमें आपने कहा है कि 2-3 साल के लिए आपको पैसे लगाने हैं। हाँ। तो 2-3 साल के लिए लगाने हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है? तो लॉन्ग टर्म के लिए करना है। लॉन्ग टर्म मतलब 5-6-10 साल, 10 से 15 साल? 10 से 15 साल के लिए। 10 से 15 साल के लिए 5 से 6 हज़ार रुपये लगाना चाहते हैं किसी म्यूचुअल फंड में। नीलसन, क्या सलाह होगी? मैं उनके लिए एक पोर्टफोलियो बता देता हूँ जिसके ज़रिए वो निवेश कर पाएंगे। मैंने इसके पहले भी यही पोर्टफोलियो बताया था, तो ये मेरे हिसाब से सबसे आइडियल पोर्टफोलियो जो स्टार्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आपके 25% का पोर्टफोलियो आप DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 फंड में डालें। 20% आप मल्टी कैप फंड में डाल सकते हैं, मेरे एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड। 35% आप मिड कैप फंड में डाल सकते हैं, SBI इमर्जिंग बिजनेस फंड, नहीं तो आप IDFC स्टर्लिंग इक्विटी फंड में डाल सकते हैं, और 10% आप सेक्टोरल फंड रिलायंस बैंकिंग फंड में निवेश कर सकते हैं। तो इस पोर्टफोलियो को आप फॉलो कर लें, इससे निवेश शुरू कर लें और साल में एक बार रिव्यू कर लें। नीलसन, इसी तरह अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिहाज से इन्वेस्टमेंट करनी हो, 2 से 3 साल का अगर टाइम होराइजन हो, तो उन्हें आप किस तरह की सलाह देंगे? जाहिर सी बात है इक्विटी से तो दूर ही रहना चाहिए अगर शॉर्ट टर्म की बात है। हाँ जी, शॉर्ट टर्म है तो आपको इक्विटी में नहीं जाना चाहिए क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है।
तो आप शॉर्ट टर्म में गोल्स बनाएंगे और आपका रिटर्न ना मिले तो आप आपके पैसे कम आएंगे और आपके गोल्स अचीव नहीं होंगे। इसके लिए आजकल हम इन्वेस्टर्स को डेट फंड्स की सलाह ज़्यादा देते हैं। डेट फंड्स आजकल बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दे रहे हैं शॉर्ट टर्म के नज़रिए से, जहां 2 से 3 साल का जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है किसी का, तो डेट फंड की तरफ ही देखना चाहिए। मेरे पास कुछ रिकमेंडेशन हैं जिनको शॉर्ट टर्म में निवेश करना है, इन फंड्स में आप निवेश शुरू कर सकते हैं। पाइन ब्रिज इंडिया शॉर्ट टर्म फंड 6 से 1 साल का जो होराइजन है, इनके लिए ये फंड सबसे बेहतर रहेगा। और जिनका 12 महीने से 18 महीने तक का जो होराइजन है, रिलायंस डायनामिक बॉन्ड फंड, इस फंड में आप निवेश कर सकते हैं। ओवरऑल जब भी आप निवेश कर लें, लॉन्ग टर्म के लिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर लें और शॉर्ट टर्म के लिए आप डेट फंड में निवेश कर लें। चलिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए डेट फंड में ही निवेश करने में समझदारी होगी। इसी के साथ निल्सन, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।